पश्चिम में जब विश्वविद्यालयों की परिकल्पना आई, चाहे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो या हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो, तो उस समय मूल धारणा यही थी कि ऐसे शिक्षा केंद्र खोले जाएं जो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का निरंतर विकास करें, नई नई उपलब्धियां लाएं। मानव के इस चिंतन क्रम में नई उपलब्धियों का नाम है शोध, और शोध का सबसे बड़ा केंद्र है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय केवल ग्रेजुएट्स पैदा करने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये तो साधारण कॉलेजों में भी चल जाते हैं। विश्वविद्यालय के तात्पर्य है अब तक जो अनजान बातें हैं उनको प्रकाश में लाया जाए, नए क्षितिज खोले जाए, ज्ञान का निरंतर विकास किया जाए। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और आपके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आप लोग एकत्र हुए, लेकिन इस कार्य को करने के पूर्व इसकी प्रक्रिया से अवगत होना बहुत जरूरी है। इस मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं उनको जान लेना बहुत जरूरी है, और उसकी क्या प्रविधि है, किस प्रकार ये कार्य पूरी निष्ठा के साथ और सफलता के साथ किया जा सकता है, इसका पूर्व ज्ञान बहुत जरूरी है। पहले आप देखिए, विचार कीजिए, शोध कार्य या शोध शब्द से जुड़े हुए बहुत सारे पर्यायवाची आपके सामने। कोई शोध कहता है, कोई गवेषणा कहता है, कोई अनुसंधान कहता है, कोई अन्वेषण कहता है। अंग्रेजी में इनके लिए एक शब्द है, वो है रिसर्च। और रिसर्च सर्च के बाद होती है, पहले खोज होती है और खोज के बाद जो उसकी मुकम्मल पुष्टि होती है उसको रिसर्च कहते हैं। उसी के हिंदी पर्याय के रूप में ये शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हुए। देश की विभिन्न भाषाओं में ये शब्द हैं, मूल रूप से संस्कृत से आए। इनमें एक एक शब्द पर विचार कीजिए तो शोध से जुड़ी जो प्रतिज्ञा है, शोध से जुड़ी जो अनिवार्यताएं हैं, वो अपने आप प्रकट हो जाए। अनुसंधान का तात्पर्य है अनुमाने पीछे पीछे, संधान माने लगना, खोजना। जैसे शरसंधान किया जाता है, धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है, तो बाण चढ़ाते हुए जो धनुर्धर है वो लक्ष्य का संधान करता है, वो टारगेट देखता है, किस पर निशाना साधना है। आपने किस्सा सुना होगा महाभारत का, जब गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को परीक्षा ले रहे थे, बारी बारी सबसे पूछ रहे थे कि चिड़िया को बेधना है, तुमको क्या दिखाई दे रहा? तो किसी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा शाखा दिखाई दे रही है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यह है अनुसंधान, जहां एक निश्चित लक्ष्य होता है और उसका हम संधान करते हैं, यानी निशाना साधते हैं। तो अनुसंधान का एक अर्थ है एक डेफिनिट टारगेट, एक पक्का मुकम्मल और निश्चित लक्ष्य, फिर उसको प्राप्त करने की चेष्टा कर। दूसरा शब्द है गवेषणा। गवेषणा शब्द आया है गौ माने गाय की, ऐषणा माने इच्छा, उसकी खोज। प्राचीन काल में हमारे ब्रह्मचारी शिक्षार्थी जो तपोवन में रहकर गुरु के निकट संपर्क में ज्ञान प्राप्त करते थे, वे गोचारण भी करते थे और सायंकाल इन गायों को इकट्ठा करके वापस आश्रम की ओर लाते थे। घने जंगलों में गाय छिपी हुई रहती थी, उनको खोज निकालना भी बड़ा दुष्कर कार्य था। उस गवेषणा का तात्पर्य हुआ जो दुरूह कार्य है, जो कठिन कार्य है, उसको सुगम बना देना, और जो खोई हुई है, जो छिपी हुई है, जो लुप्त प्राय है, उसको निकाल लाना, यानी बारीक विश्लेषण करना। तीसरा शब्द है अन्वेषण। इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है और ऐषणा क्रिया लगी। ऐषणा माने इच्छा और अनु माने प्रबल इच्छा, जिसको आप फॉलो अप करते हैं। अनु माने पीछे चलना। उस इच्छा के वशीभूत होकर, माने एक संकल्प आपने लिया और संकल्प से प्रेरित होकर फिर आप उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, वो अन्वेषण हो जाता है। चौथा शब्द है शोध। शोध और शोधन का तात्पर्य है उसका परिष्कार करना, उसका शोधन करना। कोई भी वस्तु जिसमें गंदगी आ गई हो, गर्द गुबार आ गया हो,
धो धा करके, चाल चूल करके उससे जब शुद्ध तत्व निकालते हैं तो वो शोधन क्रिया कहलाती है। सोने चांदी का शोधन किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज जो निकल जाती है आग में तपाकर, गलाकर, बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करके, और फिर शुद्ध जो निष्कलुष जो 24 कैरेट सोना निकलता है, जिसको द्वादश वर्णी कहा गया, 12-12 आग में तपाया जाता है, वो शोधन क्रिया है। तो शोधन का तात्पर्य है कोई मान्यता जो बहुत अरसे से आपके बीच प्रचलित है, मान्यता स्थापित है, लेकिन आपको कुछ नए तथ्य मिलते हैं, आप उस पर पुनर्विचार करते हैं, नई स्थापनाएं देते हैं, वो आपकी अपनी नई खोज। इन चारों शब्दों के योग से बना हुआ यह शोध कार्य, ये रिसर्च वर्क जिसमें आप प्रवेश लेने जा रहे हैं, यह एक विशेष अर्थ रखता है। इसका तात्पर्य कि बारीक छानबीन हो, सुदूर लक्ष्य हो, लेकिन अपनी सतत साधना द्वारा, अपने लगन द्वारा आप उसको प्राप्त करें, उसमें संशोधन लगाएं और उसको प्रासंगिक सिद्ध करके दिखाएं, उसको अप टू डेट बना दें, आज से उसको जोड़ करके, क्योंकि युग परिवर्तन के साथ साथ मान्यताएं बदलती हैं, आज से उसको जोड़ करके उसको शुद्ध रूप में प्रस्तुत करें। निश्चय ही बहुत बड़ी चुनौती है ये शोध कार्य। इसलिए जितनी कठिन विद्या होती है उसकी साधना भी उतनी कठिन होती है और उस प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को जानने के पूर्व दो और शब्दों पर आपको विचार करना पड़ेगा। आपने चर्चा में सुना होगा, कुछ लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। मेथोडोलॉजी, मेथड, मेथड से मेथोडोलॉजी, रिसर्च की एक पद्धति, एक प्रणाली। और कुछ रिसर्च टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये सारा युग टेक्नोलॉजी का युग है। हिंदी में उसको कहेंगे शोध पद्धति या शोध प्रणाली और शोध प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न ये उठता है कि शोध का कार्य प्रौद्योगिकी की सीमा में आता है या पद्धति या प्रणाली की सीमा। मेरा निश्चित मत है कि यह एक प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी एक विद्या होती है, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, एक शास्त्र जिसकी एक विकसित परंपरा होती है। और प्रणाली या पद्धति एक साधन मात्र होता है। तो ये केवल साधन नहीं है, शोध केवल एक 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 प्रणाली, एक स्टाइल नहीं है, ये अपने में पूरा शास्त्र है, ये अपने में पूरी विद्या है, ये अपने में पूरा विषय है। पहले लोग इसको विषय के रूप में नहीं मानते थे, लेकिन अब स्वीकार करने लगे हैं कि जैसे समीक्षा एक विधा है, वैसे शोध भी एक विधा है। लेकिन इसको विधा के रूप में स्थापित करने के पूर्व इन मिलते जुलते शब्दों का तुलनात्मक विवेचन आपको करना होगा। यानी ये विचार करना होगा कि शोध में और समीक्षा में क्या अंतर है, शोध में और इतिहास लेखन में क्या अंतर है, शोध में और काव्यशास्त्र में क्या अंतर है, शोध में और पुस्तक समीक्षा या मूल्यांकन जब किसी का करते हैं उसमें क्या अंतर है। ये चारों विचार परक विधाएं हैं, लेकिन इन सब में प्रतिपाद्य का अंतर, विवेच्य विषय का अंतर दिखाई देता है। समीक्षा का तात्पर्य है किसी वस्तु को जो पहले से आपके सामने विद्यमान है उसको ईक्षण माने देखना, और सब माने सम्यक रूप से। सम्यक रूप से माने विधिवत, यानी उसे पढ़कर, समझकर, गुणकर, कई कोणों से विचार करके और तब उसका मूल्यांकन कर देना, ये समीक्षा है। इसी को आलोचना कहते हैं। यही विवेचन है, यही विश्लेषण है, यही मूल्यांकन है। बहुत तरह के शब्द हैं। तो समीक्षा पहले से प्राप्त वस्तु की होती है। शोध के लिए जिस वस्तु की आप चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कवि की, जिस प्रवृत्ति की, जिस कृति की, जिस विचारधारा की, वो जरूरी नहीं कि पहले से प्राप्त हो। आपको उसकी खोज करनी है, और खोज उसकी की जाती है जो खो जाता है। जो अब तक प्राप्त नहीं है वो खोज का विषय है। जो प्राप्त है माने जो कवि, जिसकी पुस्तकें छपी हुई हैं, ग्रंथावली बनी हुई है, बहुत पहले से वो चर्चा में है, वो खोज का विषय नहीं हो सकता है।
वो समीक्षा का विषय हो सकता है। मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, बारंबार विवेचन उसके ऊपर किया जा सकता है। खोज तो अंग्रेजी का जो सर्च शब्द है उसी से बना हुआ, जिसका तात्पर्य कि नए सिरे से किसी चीज को निकालिए। इसलिए इस बात को गंभीरता पूर्वक समझिए कि शोध सदैव हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। ऐतिहासिक माने भूतपूर्व अतीत की वस्तु होती है, वर्तमान और विद्यमान नहीं होती है। वो समीक्षा के विषय। समीक्षा कोई गड़बड़ विधा नहीं है, बहुत महिमा मंडित है, लेकिन शोध और समीक्षा में एक चरित्रगत अंतर है। दोनों की प्रवृत्ति भिन्न है, इसको समझना होगा। तो शोध और समीक्षा में यह मूलभूत अंतर है कि समीक्षा, उसके लिए उस पुस्तक को या कवि को या प्रवृत्ति को खोजने में आपको श्रम नहीं करना पड़ता, केवल उसके मूल्यांकन में श्रम करना पड़ता है। जबकि इसमें आपको कच्चा माल ढूंढना होता है, शुरुआत से ही उसकी स्थापना करनी होती है। और जब मिल जाता है तो उसका जीवन वृत्त, उसकी कृतियां, उसकी विचारधारा, उसकी कला, उसकी भाषा, इन सब की आप समीक्षा करते हैं, तब वो समीक्षात्मक शोध हो जाता है। उसी तरह से साहित्य का इतिहास लेखन भी एक विधा है। हिंदी साहित्य के आज तक जो लगभग 200-250 इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, इन लोगों ने ऐसे ऐसे कवियों लेखकों को, ऐसी ऐसी युग प्रवृत्तियों को खोज निकाला है जिनका कोई पहले नाम लेवा नहीं था। गारसान तासी ने पहली पहली बार हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, या फिर ग्रियर्सन ने जो लिखा, मोहम्मद कादरी ने जो लिखा, मिश्र बंधुओं ने जो लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा, तो इन्होंने उन कवियों लेखकों को पहली बार खोज निकाला है जिनके बारे में हिंदी जगत अच्छी तरह अवगत नहीं था। उनको खोजा, उनका मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद उन्हें स्थापित किया, यानी स्थान निर्धारण किया। तो ये जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, ये भी अपने में खोज हैं, लेकिन उसको शोध नहीं कह सकते, इसलिए कि जब तक किसी एक प्रवृत्ति पर, किसी एक कवि पर, किसी एक कृति पर आदि से अंत तक सम्यक विवेचन नहीं किया जाता, तब तक वो शोध कार्य नहीं होता, वो ऐतिहासिक या इतिहास ग्रंथ लेखन कहा जाता है। उसी तरह से तीसरी प्रवृत्ति मैंने बताई, काव्य शास्त्र। हमारे यहाँ रस और छंद और अलंकार, या ध्वनि शास्त्र, या औचित्य, या प्रतीक विधान, या बिंब विधान, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। किसी भी कवि, किसी भी प्रवृत्ति पर इनको घटित करके अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का अध्ययन जो चिंतन परक होता है, बहुत विचार परक, बहुत सूक्ष्म, इसको काव्य शास्त्रीय अध्ययन कहते हैं। काव्य शास्त्रीय अध्ययन जरूरी नहीं है कि रिसर्च हो जाए, वो उसी वस्तु का पुनर्नवीकरण है, नई खोज नहीं है। नई खोज उसकी स्थापनाओं में होती है, लेकिन जब तक काव्य शास्त्र की कोई नई शाखा नहीं खोज ली जाती, किसी नए आचार्य की खोज नहीं की जाती, तब तक वो शोध का रूप नहीं ग्रहण करता। साधारण जो काव्य शास्त्रीय चिंतन है, वो समीक्षा की एक विधा है, उसको अलग से देखने की जरूरत। इसी तरह से आजकल आप देख रहे होंगे बुक रिव्यूज बहुत हो रही, पुस्तक समीक्षाएं, किसी को कोई उपन्यास आया, काव्य, नाटक या विचार परक लेखन, पुरस्कार मिल गया तो और चर्चा में आ जाता है। प्राय एक एक कृति पर लोग ले भागते हैं उस पर शोध कार्य करने के लिए। अगर बहुत महिमा मंडित कृति है तो उसके ऊपर शोध कार्य हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। केवल बुक रिव्यू अपने में शोध कार्य नहीं होता। तो यहाँ मैंने शोध से जुड़े हुए जो 4 शब्द हैं, समानांतर, समानार्थक शब्द, उनका पारस्परिक अंतर बताया। फिर शोध से जुड़ी हुई जो प्रवृत्तियां हैं, यानी समीक्षा, काव्य शास्त्रीय लेखन, साहित्य का इतिहास लेखन और पुस्तक समीक्षा, इनका अंतर बताया। अब आवश्यक ये है कि शोध के प्रकार कितने हो सकते हैं, इनको भी संक्षेप में जान। अब तक जितने प्रकार, माने जितनी अलग अलग पद्धतियां विकसित हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक का तात्पर्य है आदिकाल या मध्यकाल, उसमें भी भक्ति काल या रीति काल, फिर आधुनिक काल,
उसमें भी विभिन्न युग, भारतीय युग, द्विवेद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, उसमें विभिन्न विधाएं, काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, गद्य पद्य के जितने रूप हैं, इन सब पर जो शोध कार्य किया जाता है, माने इनसे संबंधित तो किसी बड़े रचनाकार का अध्ययन, इन विधाओं और युग प्रवृत्तियों से संबंधित तो किसी महान कृति का अध्ययन, किसी विचारधारा का अध्ययन, ये सारे सारे ऐतिहासिक शोध कार्य हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, बशर्ते वो अतीत का जुड़ा हुआ है, केवल समसामयिक है, वर्तमान से ही संबंधित है, अभी अभी कृति और रचनाकार प्रकाश में आया है, वो ऐतिहासिक के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक प्रकार है जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत अरसे से प्रचलित है, वो है वो है हमारा इतिहास परक ऐतिहासिक शोध कार्य। पहले ये माना जाता रहा है, अभी बहुत दिनों की बात नहीं बता रहा हूँ, कोई 2 दशक 3 दशक पहले तक, कि जीवित व्यक्तियों के ऊपर शोध कार्य नहीं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि लोग आधुनिक कवियों, लेखकों और खासतौर से उपन्यासों और कहानी संकलनों में ही पूरी तरह से केंद्रित हो गए हैं और उसी को शोध कार्य मान रहे थे। अभी अभी मैंने बताया कि इनसे संबंधित किया हुआ कार्य समीक्षा का कार्य होता है, शोध का कार्य नहीं होता है। बहुत अरसे तक यह धारणा विश्वविद्यालयों में व्याप्त रही है, जहां जहां शोध की पहली शुरुआत हुई है, कि शोध कार्य सदैव गत का होता है, जो खो गया है, जो धुंधला हो गया है। अब जिसके बारे में आम आदमी को पूरी तरह नहीं मालूम है, उसको खोज निकालने की जरूरत है। इसलिए रिसर्च इज ऑलवेज हिस्टोरिकल रिसर्च, जो दुष्प्राप्य है। तो इधर जो दुर्दशा हुई समकालीनों पर, जिनकी अभी 4 कहानियां छपी हैं या 2 कविताएं छपी हैं, लोग उनके साथ मैत्री निर्वाह करने के उद्देश्य से या कोई निहित स्वार्थ आदान प्रदान उनको ओबलाइज करने के लिए इस प्रकार के विषय देने लग गए और इनकी एक बहुत बड़ी भीड़ लग गई। इस समय मैत्रेयी पुष्पा जैसी लेखिका के ऊपर 50 के ऊपर थीसिसें हो चुकी हैं, जिनको देख करके लोग हंसते हैं, वो उपहासास्पद स्थिति हो गई। ऐसे शोध कार्यों को जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो विशेषज्ञ हाथ नहीं लगाते हैं, उसको दूर से फेंक देते हैं। उनको रिसर्च डिग्री तो मिल गई है उसको, लेकिन उसका महत्व नहीं मिल पाता। इन सबसे प्रभावित होकर या दबाव में आकर अभी अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अब जीवित रचनाकारों के ऊपर शोध कार्य नहीं होना चाहिए, और उसमें तर्क दिया है। तर्क यह है कि जो व्यक्ति अभी लिख रहा है उपन्यास है, कहानी, अब तक जिस शैली में लिख रहा था, कदाचित उसे परिवर्तन आ जाए। आज तक वो विख्यात है, मान लीजिए आंचलिक उपन्यास लेखक के रूप में, कल वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखना शुरू कर दे, तो आज जो आप अध्ययन करेंगे वो उसके लेखन का अंतिम निष्कर्ष नहीं होगा, वो बदल जाएगा, उसकी छवि बदल जाएगी, उसकी देन बदल जाएगी, उसका महत्व बदल जाएगा, यानी आपका किया हुआ कार्य अधूरा हो जाएगा। इसलिए यूजीसी की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसका हम लोगों का अनुपालन करना है, कि जहां तक संभव हो, जब तक वो व्यक्ति चुक न गया हो, आपको लगे कि हाँ अब इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये बहुत महिमा मंडित हो गया है, अपने शिखर पर पहुंच गया है, ऐसे कुछ अपवाद को छोड़ करके और बाकी जो अतीत के विषय हैं, हमारे यहाँ न जाने कितने कवि लेखक हैं जो अभी पूरी तरह से अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। कहीं एक गहरे गह्वर में न जाने कितनी पांडुलिपियां हैं। आप पुराने संग्रहालयों में और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी वे संरचनाएं प्रकाशित नहीं हो पाई, ग्रंथावलियां पड़ी धूल खा रही हैं, उनका कोई उद्धार करता नहीं है। जो बड़े बड़े कवि थे, ऐसे लोक जीवन में न जाने के, लोक साहित्य से जुड़े हुए न जाने कितने कवि, कथाकार और लेखक, उन सबका उद्धार करना हमारा ध्येय है, न कि जो स्थापित हो चुका है, जिसको हम मान रहे हैं क्या बड़ा लेखक है, उस पर एक पुस्तक और बना देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली आवश्यकता यह है कि जो
ऐतिहासिक शोध कार्य है, उसको बढ़ावा दिया जाए। दूसरी आवश्यकता विदेशों में उसका ज्यादा प्रचलन है, वो ये है कि शोध सदैव प्रायोजित होना चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड रिसर्च। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपको नियुक्त करे, शोध वृत्ति दे, आपको सहायता प्रदान करे और अपना शोध करावे। जैसे विज्ञान के विषयों में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, वहाँ केमिस्ट्री के शोधार्थी को ये विषय दिया जाता है कि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, किस रंग का प्रयोग कपड़ों में किया जाए जो ज्यादा आकर्षक हो और गर्मी में ज्यादा सूट करें और ज्यादा बिकें। तो वो शोध करके बताता है कि इस मौसम में ये रंग ज्यादा मनभावन होता है, इसका अगर कपड़ों में प्रयोग किया जाएगा तो ज्यादा बिक्री होगी। ये रिसर्च करके वो प्रोड्यूसर को देता है, उत्पादक को एक रिसर्च फार्मूला मिलता है, उसके आधार पर वो अपना उत्पादन करता है। ये स्पॉन्सर्ड रिसर्च कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रकाशक आपसे पूछे कि बताइए हम किस प्रकार के उपन्यास छापें या कैसे काव्य संकलन छापें जिससे बिक्री अधिक हो, और आप पाठकों के बीच जाकर व्यापक सर्वे करके, बहुतों के इंटरव्यू लेकर के उसको एक फार्मूला दें कि इन विषयों की मांग आज ज्यादा है, इससे संबंधित आपका प्रकाशन ज्यादा हिट होगा। ये होगा प्रायोजित शोध कार्य। एक होता है जिसको हम कहते हैं अनुप्रयोगात्मक, अंग्रेजी में कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि पहले उसको करके दिखाइए और एक फार्मूला बनाइए। जैसे आपसे कहा जाए कि हिंदी का अधिकाधिक प्रचलन और प्रयोग कॉन्वेंट स्कूलों में कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक फार्मूला दिया गया। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम है, एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, अभिभावकों से पूछा, विद्यार्थियों से पूछा, अध्यापकों से पूछा, प्रबंध मंडल से पूछा और सबसे पूछ करके एक रिपोर्ट आपने बनाई कि अगर ऐसा ऐसा परिवर्तन कर दिया जाए पाठ्यक्रम में या अध्यापन प्रणाली में या पुस्तकों में, पुस्तकालयों में, या जो नए नए उपकरण चले हैं इन सारे उपकरणों में, तो इसकी ग्राह्यता, इसकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। ये हो गया प्रायोजित शोध कार्य। तीसरी तरह के होते हैं व्याख्यात्मक शोध कार्य, ये ज्यादातर साहित्य में चलते हैं। जैसे सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास, बहुत सारे कवि मध्यकाल के जिन्होंने ब्रजभाषा में कविता लिखी, अवधी में लिखी, भोजपुरी में लिखी, बुंदेली में लिखी, राजस्थानी में लिखी। अब आज के विद्यार्थी को राजस्थानी या मैथिली या ब्रज अवधी का उतना परिचय नहीं है। उनके पदों में, उनकी कविताओं में जो भाषिक क्लिष्टता है, जो दर्शन की क्लिष्टता है, काव्य कला की जो बारीकी है, इसकी व्याख्या करके उन्हें बताया। जैसे कक्षाओं में आपको अलग अलग पद्यों का एक्सप्लेनेशन संदर्भ प्रसंग सहित बताया जाता है, उस तरह की व्याख्या करके जो किसी एक कवि का मूल्यांकन किया जाता है, वो व्याख्यात्मक शोध कार्य कहलाता है। जैसे सूरसागर का एक कोई प्रसंग आप देखें, उदाहरण के लिए जैसे भ्रमर गीत के प्रसंग ले लिए या सूर के कूट पद ले लिए और कूट पदों की व्याख्या पर ही पूरा शोध प्रबंध बना डालिए कि यहाँ उनका ये अर्थ है, उस अर्थ की बारीकी सप्रमाण उद्घाटित कर दीजिए, तो वो व्याख्यात्मक कार्य होगा। बहुत पांडित्य पूरे कार्य होता है। किसी का अर्थापन कर देना, इंटरप्रिटेशन कर देना, उसका अर्थोद्घाटन कर देना, ये आचार्यत्व की बात होती है, बहुत गहन स्वाध्याय से ही पैदा होती है। उस दिशा में आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। चौथे तरह का शोध कार्य जिसको विधा परक कार्य कहते हैं। हमारे यहाँ गद्य पद्य की बहुत सी विधा, एक काव्य ही ले लीजिए, उसमें खंड काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है, गीत काव्य है, फिर छंद के हिसाब से लीजिए, तुकांत है, दुकांत है, फिर विधाओं के विषयों के हिसाब से लीजिए तो ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक है। वर्गों के हिसाब से लीजिए तो दलित चेतना है, स्त्री चेतना है, विकलांग चेतना है, किन्नर चेतना है, न जाने कितने प्रकार के। इसी तरह से कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, इसी तरह फैंटेसी है, डायरी लेखन है, यात्रा संस्मरण है, रिपोर्टाज है, शोध समीक्षा है, न जाने गद्य पद्य के कितने भेद रोज के रोज नए बनते चले जा रहे हैं। इनका इतिहास और विकास आपको लिखना,
जैसे पूछा जाए कि जीवनी साहित्य का इतिहास कैसे शुरू हुआ, पहले पहल जीवनी किसने लिखी, तो आप इतिहास में भीतर पत्र पत्रिकाओं में जाते हैं, पुस्तकालयों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ की पांडुलिपियां और पुरानी छिपी पुस्तकें खोजते हैं और उन पत्र पत्रिकाओं से खोज कर निकालते हैं कि ये व्यक्ति था जिसने पहली पहली बार इस विधा पर कलम चलाई। आज जब हीरा डोम की चिट्ठी नामक कविता हीरा डोम ने लिखी थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी, खोजने से मिली कि एक अछूत ने पहली पहली बार जो शिकायत की थी, आचार्य महावीर साहब द्विवेदी उस समय सरस्वती के संपादक थे, उनको अपील कर गई और उन्होंने सरस्वती में उसको प्रकाशित किया था। वहां से हमारी दलित चेतना शुरू हुई है। ये खोज की बात। तो ऐसे ही विधा परक अध्ययन जो किए जाते हैं, वो एक विशेष प्रकार का शोध कार्य। फिर काव्य शास्त्रीय अध्ययन, अभी मैं उनकी चर्चा कर रहा था। मान लीजिए आपने विषय लिया प्रसाद के नाटकों में अद्भुत रस या वीर रस या श्रृंगार रस या उनकी भाषा शैली या उनकी कोई एक खास तरह की विधा। आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि समस्या नाटक का आविष्कार प्रसाद ने किया। आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रसाद के नाटकों में भारतीय नाट्यशास्त्र और पश्चिमी नाट्यशास्त्र दोनों का समन्वय हुआ है नाट्यशास्त्र के अंतर्गत। तो ऐसे जो विषय आप उठाएंगे और जो उनका विवेचन करेंगे, उसमें जो खोज करेंगे और खोज करके बताएंगे कि यहाँ यहाँ पश्चिमी नाटकों का प्रभाव, देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी यहाँ दिखाई दे रही, इतना पारसी नाटकों का प्रभाव, इतना संस्कृत नाटकों का प्रभाव, इतना भारतीय खासतौर से हिंदी लोक नाटकों का प्रभाव और इतनी प्रसाद की मौलिकता। ये 5 चीजें रही जिनको मिला करके उन्होंने एक खास तरह का अपना नाट्य विधान तैयार किया। ये आपका विधा परक अध्ययन होता है, काव्य शास्त्रीय अध्ययन होता है। ऐसे ही समीक्षा की एक शैली है जिसको हम शैली विज्ञान कहते हैं, स्टाइलिस्टिक स्टडी। किसी कवि की शैली का अध्ययन कर डालिए कि उसने कितनी तरह की शैलियां अपनाई हैं और एक पर्टिकुलर स्टाइल, एक खास तरह की शैली के आधार पर उसका विवेचन कितना बारीक हो सकता है। इस शैली के अंतर्गत एक एक शब्द की आजमाइश की जाती है कि ये शब्द वाक्य में यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया जाता है तो अर्थ में कितना अंतर आता है, इसकी जगह ये शब्द रखा जाता तो क्या अंतर आता। तो उसमें विपथन और विचलन, समानांतरता, कई सूत्र हैं, उनके सहारे शैली विज्ञान इधर समीक्षा की एक नई प्रचलित प्रणाली है, इसका अध्ययन हो सकता है। फिर जीवनी परक अध्ययन होता है। आज तक आप देखेंगे हमारे जितने पुराने कवि लेखक हैं, किसी की जीवनी निर्विवाद रूप से तय नहीं हो पाई। ये नहीं पता कर पाए कि सचमुच तुलसीदास का जन्म कब हुआ, केवल जनश्रुतियों में है, कहाँ हुआ था। कोई कहता राजापुर जिला एटा, कोई कहता है राजापुर बांदा, कोई कहता है गोंडा। ऐसे ही 13 स्थानों की अलग अलग दावेदारी हुई है। माता पिता कौन थे, उनके गुरु कौन थे, कौन कौन सी प्रामाणिक रचनाएं उनकी थी। कुछ लोग 12 का नाम लेते हैं, कुछ 13 का नाम लेते हैं, कुछ ने 27 रचनाएं गिनाई। तो इतना लोकप्रिय कवि 500 वर्षों से आपके बीच में है और उसकी जीवनी नहीं तय कर पाए। बस हर जगह लिखा हुआ मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि जनश्रुति यह है कि इन जनश्रुतियों की जगह पर वो प्रामाणिक इतिहास कब बनेगा, ये बायोग्राफिकल रिसर्च की जरूरत है। सूर के बारे में तय नहीं है उनका जन्म कहाँ हुआ था, नंदास के बारे में, केशव के बारे में, चंद्रवरदाई के बारे में आज तक तय नहीं हो पाया कि उनका ये रासो काव्य चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ये प्रामाणिक है कि नहीं है और कितना है। इस दिशा में हम लोगों ने काम ही नहीं किया है। ये भ्रम पैदा हो गया कि जीवनी से क्या फर्क पड़ता है, कहीं पैदा हुए होंगे। फर्क पड़ता है, देश काल का बड़ा फर्क पड़ता है उसकी रचनाओं। लेकिन अब साहस कौन करे, वहां जाकर के लोगों से पूछना है, खुदाई करना है, पुराने पुस्तकालयों को चाल डालना है, वर्षों इसमें श्रम करना पड़ता है, तब अंधेरे में टटोलते हुए शायद कोई चीज मिल जाए। आज शोधार्थी मेहनत नहीं करना चाहते,
एक समय था, हम लोगों की याद है जब हम शोध में आए थे, उस समय तक फोटोस्टेट मशीन नहीं थी, मोबाइल नहीं था, रिकॉर्डिंग का कोई साधन नहीं था, फोटो खींचने का कोई साधन नहीं था। पांडुलिपियां रहती थी और पांडुलिपियों की पूरी नकल उतारनी पड़ती थी। और पांडुलिपियां पुराने पुस्तकालयों में मिलती थी, नागरिक प्रचारणी सभा या हिंदी साहित्य सम्मेलन या गायकवाड़ पुस्तकालय बड़ौदा या श्रीनाथ द्वारा या वृंदावन शोध संस्थान, ऐसे ही पुराने संग्रहालयों में या रजवाड़ों में। जयपुर में उनका पोथी खाना था, जोधपुर में प्राच्य विद्या मंदिर नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, बीकानेर में, उदयपुर में, हिंदुस्तानी एकेडमी में, यहाँ लोग जाकर महीनों महीनों पड़े रहते थे। कहीं आसपास भोजन कर लेते थे या खुद खाना बना लेते थे और धर्मशाला में टिकते हुए 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खाली पांडुलिपि की नकल करते थे और तब लेकर आते थे, उसका अध्ययन करते थे। वो शोध कार्य था। अब इतनी सुविधाएं आपको मिल गई हैं कि बैठे बैठे आप टेक्नोलॉजी के सहारे कहीं से कुछ भी सूचना, कोई भी तथ्य मंगा सकते हैं। अगर मनोयोग पूर्वक कार्य किया जाए तो जितने अनिश्चय के गर्त में पड़े हुए रचनाकार, सबकी निश्चित जीवनी, उनकी कृतियों की सूचना संख्या, उनके टेक्स्ट का, उनके पाठ का सही प्रामाणिक मूल्यांकन ये हो सकता है, बशर्ते उस दिशा में हम रुचि दिखाएं। इसी तरह क्षेत्रीय सर्वेक्षण, आप देखिए हमारे यहाँ न जाने कितनी भाषाएं और बोलियां, उपबोलियां हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है, साथ ही ब्रज भाषा भी, दोनों का संधिकाल दिखाई देता है। वहाँ का एक बड़ा समृद्ध लोक साहित्य है। गांव में, कस्बों में आज भी उसको गाने वाले पुराने बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं। धीरे धीरे संपदा खो रही है। फिल्मी गानों ने लोकगीतों को बेअसर कर दिया है। कुछ का फिल्मीकरण हो गया है और बाकी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे कितने ऋतु गीत हैं, कितने संस्कार गीत हैं, कितने जातीय गीत हैं, कितने धार्मिक गीत हैं, कितने श्रम गीत हैं, कितने लोकनाट्य हैं, कितनी लोक कथाएं हैं, कितनी गाथाएं हैं। ये बहुत बड़ी अनमोल संपदा है हमारी। लेकिन शुरू के कुछ लोगों ने अध्ययन जो किया तो किया, आज का विद्यार्थी उस दिशा में कदम नहीं रखता। ज्यादातर तो हमारी बेटियां आती हैं, अब इनको लोक साहित्य के अध्ययन के लिए सुदूर क्षेत्रों में कहाँ भेजा जाए, सुरक्षा की समस्या है, कई तरह की असुविधाएं, और जो युवा विद्यार्थी हैं उनकी उस विषयों में रुचि नहीं है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में जितना पढ़ा है बस उसी की जानकारी है और उसी को उलट पुलट करके वो ले लेना चाहते हैं। ज्यादातर 90% शोध कार्य इस समय उपन्यास और कहानी में केंद्रित है और इसलिए दुर्दशा हो गई है, बहुत बड़ा अभिशाप हो गया है। लोग इसका नाम सुनते ही मुंह बनाने लगते हैं। किसी जमाने में जो शोध में आता था वो अपने नाम के आगे ब्रैकेट में रिसर्च स्कॉलर लिख लेता था। अब आज आप देख रहे हैं कि इसकी महत्ता ही खत्म होती चली जा रही। कारण ये है कि लिखने को तो 300-400 पेज लिख डालते हैं और उपाधि भी ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं से पूछा जाए कि इसमें आपने क्या नया जोड़ा, आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है जो अब तक नहीं मालूम था किसी को। 19 का 20 कर दिया होगा, लेकिन नई स्थापना क्या है तो बता पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत है कि अपने क्षेत्र का जो ये छिपी हुई जो उसकी दौलत है, जो विरासत है, उसको आगे उठाएं, उसका सर्वेक्षण करें, लोक साहित्य को खोज निकालें, भाषा और बोली और शब्द। अब आप देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूं कि अभी कोरोना का संक्रमण चला। इस संक्रमण के बीच अध्ययन की बात है कि कितने अंग्रेजी के शब्द सुदूर गांव में ठेठ देहाती आदमी तक पहुंच गए। वो भी सैनिटाइज करना शब्द बोल रहा है, वो भी अब डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की बात कर रहा। तो ऐसे दर्जनों शब्द केवल एक घटना से वहां तक पहुंचे हैं। दैनिक जीवन में भाषाओं का, शब्दों का कितना संचार हो रहा है, ये शोध का विषय। शब्द खोज कर लाइए और देखिए कि इसमें हमारे आम आदमी ने क्या जोड़ा है, उसने नए शब्द क्या दिए हैं।
इस तरह का भाषा परक अध्ययन होता है। इसी तरह से तुलनात्मक अध्ययन होता है। किन्हीं दो कवियों को ले लिया, जैसे हिंदी के किसी एक कवि को चुना, मान लीजिए कि आपने अज्ञेय का चयन किया और दूसरी ओर आपको मराठी के मर्ढेकर दिखाई देते हैं, तमिल में सुब्रह्मण्यम भारती दिखाई देते हैं, जो समान प्रवृत्ति वाले हैं, उनको लिया और उनका अध्ययन किया। तो इस अध्ययन से एक भारतीय साहित्य बनता है, एक इंटीग्रेटेड इंडियन लिटरेचर, उसकी आवश्यकता। तो इस तरह से हेलो, बहुत तरह के प्रस्ताव हैं, इन पर विचार करने की जरूरत है। ये पूरा युग वैचारिक लेखन का है, ज्ञान विज्ञान की चर्चा, उसके बिना अब जीवन संभव नहीं है। केवल कविता और कहानी तक सीमित रह करके हम सुखी जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। भाषा का दायित्व है पूरे युगबोध के साथ जुड़े, तो कितना क्या वैचारिक लेखन हो रहा है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य कि शोध का बड़ा प्रशस्त क्षेत्र है, उसके कई प्रकार हैं, उसके बहुत सारे रूप हैं। इन सबको हमें हृदयंगम करना होगा और हृदयंगम करने के साथ ही ये संकल्प लेना होगा कि हम इसमें से किस विधा के साथ जुड़ना चाहेंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता है सार्थकता की खोज। ऐसा कार्य केवल डिग्री नहीं, ऐसा कार्य जिससे आपकी अपनी इमेज बने। और संसार उपयोगितावादी होता है, जिस कार्य की उपयोगिता जितनी ज्यादा होती है, उसकी महत्ता उतनी ही स्वीकार की जाती है। इसलिए हम यहीं पर अपना यह वक्तव्य समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करेंगे कि नए सिरे से विचार करना शुरू कीजिए कि शोध के इतने सारे जो रूप हैं, उनमें हम किसके साथ जुड़ना चाहेंगे और किस रूप में उसको ग्रहण करेंगे। आगे इसकी प्रक्रिया क्या है और उससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं, अगले वक्तव्य में उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।